इस क्वेश्चन का आंसर भी लाजमी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग विदाउट एजेंट्स जो हैं खुद से उम्रा बुकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है जिसमें आप चाहते हैं कि एजेंट की कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन को भी एड्रेस करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना उम्रा जो है वो आपने करना है और उसके साथ आप दुबई भी विजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आसिम व्लॉग्स। मैं हूँ आपका दोस्त आसिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ज़िंदगी जो है वो भी मस्त गुजरी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया ट्रैवल सीरीज़ के जितने भी व्लॉग थे वो सारे अपलोड हो चुके हैं और सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो वीडियो है ये उस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा परफॉर्म किया था, मेरा फर्स्ट उम्रा था फैमिली के साथ, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैंने जो उम्रा की जितनी भी रिलेटेड बुकिंग्स होती हैं, जैसे आपकी होटल की बुकिंग्स होगी, आपकी फ़्लाइट की बुकिंग्स होगी, आपकी ट्रांसपोर्ट होगी और इससे रिलेटेड और भी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, सारी डिटेल जो है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग जो है उम्रा प्लान करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर भी लाजमी आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग विदाउट एजेंट्स जो हैं खुद से उम्रा बुकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आपने सऊदी अरेबिया ट्रैवल सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स जो हैं वो ऐड किए हैं, तो आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी उम्रा की जो बुकिंग्स हैं वो मैंने कैसे करवाई, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, तो वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ओवरऑल आपको अगर मैं एक्सपीरियंस अपना बता दूँ कि मेरा उम्रा का जो एक्सपीरियंस था विद फैमिली, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी और मेरे साथ मेरी 5 साल की बेटी भी थी। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किया। मुझे कोई ख़ास परेशानी जो है वहाँ पे जाके फ़ेस नहीं करनी पड़ी। तो उसकी मेजर रीज़न ये थी, जब मैं उम्रा की प्लानिंग कर रहा था तो उससे पहले मैंने उम्रा पे काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी लोगों से बात की कि वो जब अपना फ़र्स्ट टाइम उम्रा पे गए हैं तो उनको क्या मुश्किलात वहाँ पे फ़ेस होती हैं। तो एजेंट के थ्रू आप लोग जाते हो या नहीं जाते, या ग्रुप के साथ जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की 1-2 महीना। उसके बाद मैंने अपना प्रॉपर जो है उम्रा प्लान किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे जाके किसी भी किस्म की परेशानी फ़ेस नहीं करनी पड़ी। वैसे भी आपको वहाँ पे जाके किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपको बुलावा आया होता है। तो अल्लाह ताला जो है आपकी वहाँ पे हर मुश्किलात जो है वो आसान फरमा देता है। लेकिन फिर भी जब एजेंट के थ्रू जाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को मुश्किलात आती हैं, इसीलिए ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस तो बता ही दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उम्रा की बुकिंग जो है वो कैसे की थी और किन किन मराहिल से जो है मैंने अपना पूरा उम्रा जो है वो प्लान किया। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है वो नीयत कर लें, ठीक है। अल्लाह ताला असबाब जो है ना वो खुद से बना देता है। लिटरली मेरा लास्ट ईयर मैंने उम्रा किया था दिसंबर में, और लास्ट ईयर मैंने नीयत की थी कि मैं विद फैमिली जो है उम्रा अदा करूँगा, और अल्लाह ताला ने जो है वो फिर हमें वहाँ पर बुला लिया था। और ये है कि आप लोगों के बस नीयत करनी होती है, अल्लाह ताला जो है वो खुद ही असबाब कर देते हैं और आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले जब मैंने उम्रा प्लान किया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, मैंने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे या लोगों से बातें की जो उम्रा करके आए थे कि आप लोग जब उम्रा करने गए हो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोगों ने बुकिंग्स कैसे की। तो वो सारी रिसर्च जो है ना वो मैंने की थी। अगर तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एजेंट्स के थ्रू ही जाएँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं तो आप लोगों के जहन में होता है, आप लोगों की फीलिंग्स होती हैं, ये होती हैं कि आप वहाँ पे जाएं, आप सुकून से इबादत करें, आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी जो है वो वहाँ पे फेस करनी ना पड़े। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप लोग जो है एजेंट के थ्रू ही जाएँ। लेकिन अगर आप चीज़ें जो है वो खुद मैनेज कर सकते हैं और आपको अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस है तो आप जो है वो खुद से भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो देखें, एजेंट की हमें ज़रूरत जो पड़ती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वीज़ा। एजेंट के बगैर जो है ना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ख़ास करके अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप विदाउट एजेंट खुद से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो उम्रा का वीज़ा है, ठीक है। उम्रा का जो वीज़ा है वो बेसिकली आप 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और यह है कि जब आप वहाँ पे चेक इन करेंगे, आप मदीना जाते हैं या आप जिद्दा जाते हैं, तो उस डेट से लेके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप एलिजिबल हैं सऊदी अरेबिया में रहने के लिए। लेकिन रिकमेंडेशन यही होती है कि 3 मंथ्स पूरा होने से 1-2 हफ्ते पहले आप वहाँ से चेकआउट कर लें, आप वहाँ से निकल आएँ। और जो आपका वीज़ा होता है वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी होती है उसकी, और 3 मंथ्स आप वहाँ पे गुजार भी सकते हैं। लाइक अभी अगर मैंने वीज़ा लगवाया है तो मैं 3 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया जा सकता हूँ, ठीक है। और वो वीज़ा जो है वो 3 महीने के लिए वहाँ पे वैलिड होगा। तो ये आप एजेंट के थ्रू वीज़ा लगवा सकते हैं। आप किसी भी एजेंट से रब्ता करें, ठीक है, आप उनसे उनके चार्जेस वगैरह पूछ सकते हैं। एजेंट के थ्रू जब आप उम्रा की बुकिंग करवाते हैं, चाहे उसमें वीज़ा हो, चाहे आप पूरा प्लान बुक करवा रहे हो, तो उसमें ज़ाहिर बात है उनका कमीशन होता है, ठीक है, वो उनका हक भी है।
क्योंकि वो आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप उम्रा की बुकिंग करवा रहे हैं, आप बाकी चीज़ों की बुकिंग करवा रहे हैं, तो आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं कि आपने उनको पेमेंट जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में करनी है या आपने उनको सऊदी रियाल में करनी है। ठीक है, मैंने जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सऊदी रियाल के अंदर अपनी पेमेंट की थी एजेंट को, और उसमें मुझे तकरीबन 7 से 10 हज़ार के करीब जो है मुझे फ़ायदा हो गया था। ठीक है, लेकिन वो आपके एजेंट पे डिपेंड करता है, वो उस पर एग्री करता है या नहीं करता। तो उम्रा पे जाने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आप अपना पूरा उम्रा पैकेज जो है वो एजेंट के थ्रू बुक करवा लें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ चीज़ें एजेंट के थ्रू करवा लें और कुछ चीज़ें आप खुद मैनेज कर लें। ठीक है, एजेंट के थ्रू वीज़ा जो है वो करवाना लाजमी है। तो फर्स्ट वाला जो है, सबसे पहले हम पहले वाले तरीके पे चले जाते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू बुकिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही से बुकिंग हुई हो। ठीक है, होटल्स वगैरह आप देख लें कौन से हैं। अक्सर एजेंट जब आप की बुकिंग करते हैं ना, तो होटल्स के आगे सिमिलर लिख देते हैं। तो सिमिलर का मतलब ये होता है कि अगर आपको वो होटल नहीं मिला तो आपको उस जैसा कोई और होटल दे देंगे। ठीक है, लेकिन अब वो एजेंट्स पे डिपेंड करता है। अक्सर एजेंट्स जो होते हैं, जो अच्छे एजेंट्स हैं या अच्छे टूर ऑपरेटर्स हैं, तो वो आपको अगर वो वैसा होटल नहीं मिलता तो उस जैसा अच्छा होटल मिल जाता है। लेकिन अक्सर एजेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आपको उस तरह का होटल या उससे सिमिलर होटल नहीं देते। ठीक है, आपको उससे लो कैटेगरी का होटल देते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है। तो उसके लिए आपने एजेंट से अपनी तसल्ली कर लेनी है। ठीक है, आप एजेंट के पास जाने से पहले अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट पे जाके आप उनके गूगल पे रिव्यूज़ लाजमी चेक कर लें। ठीक है, दूसरा फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब आप बुकिंग करवाते हैं उम्रा की, ठीक है, तो वो आपकी ग्रुप के थ्रू भी होती है और आप अकेले अगर जाना चाहते हैं तो अकेले भी करवा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जब आप एजेंट के थ्रू पूरा पैकेज बुक करवा रहे होते हैं ना, तो वो आपको ग्रुप के साथ ही बुक करते हैं। तो ग्रुप के साथ जब आपकी ट्रांसपोर्ट होती है तो आपने पूरे ग्रुप के साथ मूव करना होता है। ठीक है, उसमें बसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अगर आप जद्दा लैंड करते हैं तो आपकी जद्दा से मक्का, मक्का से फिर मदीना, और फिर मदीना से वापस मक्का, और मक्का से जद्दा। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी बस के थ्रू होती है ट्रांसपोर्ट। तो जो ज़ियारात होती हैं, ज़ियारात का जो है एजेंट्स जो है वो सेपरेटली बता देते हैं कि इतने चार्जेस मक्का की ज़ियारात के हैं और इतने चार्जेस जो हैं वो मदीना की या बदर की ज़ियारात के हैं। ठीक है, वो भी बस के ऊपर ही होती हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उनको अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक कोई और चीज़ नहीं है। बाकी जो नुस्ख एप्लीकेशन के ऊपर रवादा से रिलेटेड है, उस पर भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका मैं लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आप रवादा जो है वो बेसिकली रियाजुल जन्ना की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे आप लोग कैसे जो है नवाफिल अदा कर सकते हैं, उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, तो दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका जिसमें आप चाहते हैं कि एजेंट की कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसमें जो लीस्ट इन्वॉल्वमेंट है वो आपके एजेंट की वो वीज़ा की रसाई तक होगी। मतलब वीज़ा जो है आपको विदाउट एजेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो वीज़ा अप्लाई करवाने से पहले आपको फ़्लाइट्स जो हैं वो बुक करवानी पड़ेंगी और आपके पास कंफर्म फ़्लाइट्स जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि आपका वीज़ा जो है वो ईज़िली अप्लाई हो जाए, उसमें कोई रिजेक्शन की कॉज ना आए। वैसे तो जो उम्रा का वीज़ा होता है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आपका एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको फ़्लाइट जो है वो बुक करवानी है। ठीक है, अब फ़्लाइट बुक करवाते हुए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब फ़्लाइट बुक करवा रहे हैं, ठीक है, आप सऊदी एयरलाइंस के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप एमिरेट्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप फ्लाई दुबई के थ्रू भी करवा सकते हैं, जो पाकिस्तान की जो भी एयरलाइंस हैं उनके थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है पर्सनली एमिरेट्स के थ्रू बुकिंग करवाई थी और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। मैंने क्योंकि रिव्यूज़ पहले चेक किए थे सऊदी एयरलाइंस के भी और बाकी भी, तो एमिरेट्स का मुझे ये फ़ायदा हुआ था, उसमें जो आपका बैगेज है, ठीक है, उसका वेट आपको ज़्यादा मिल जाता है। उसके अलावा जो आपकी फ़्लाइट एक्सपीरियंस है, आपका ट्रैवलिंग का जितना भी एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आपने सबसे पहले बुकिंग करवा लेनी है फ़्लाइट्स की। ठीक है, जो आपको जो भी फ़्लाइट पसंद है आप उसके थ्रू जाके बुकिंग करवाएं। तो बुकिंग करवाते हुए आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप जब बुकिंग करवा रहे हैं आपने वो रिटर्न बुकिंग करवानी है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी डिपार्चर की एक सेपरेट बुकिंग करवा रहे हैं और अराइवल की एक सेपरेट बुकिंग करवा रहे हैं। आपकी बुकिंग का जो रेफरेंस है वो एक होना चाहिए। पहली चीज़ क्या होगी, फ़्लाइट आपकी बुक हो गई है। ठीक है, अब द सेकंड चीज़ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि है वीज़ा। तो एजेंट आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा और विद इन 24 आवर्स जो है आपका वीज़ा आ जाता है। तो मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 12 आवर्स जो है वो वीज़ा आ गया था फैमिली का सबका। तो एजेंट जो है आप उससे अपनी वीज़ा की कॉपीज़ ले सकते हैं। अगर एजेंट आपको PDF फॉर्मेट में देता है तो आप उसके प्रिंट आउट खुद ले सकते हैं। तो अब तक 2 चीज़ें हो गई हैं, फ़्लाइट हमारी बुक हो गई है और हमारा वीज़ा जो है वो भी हो गया। अच्छा, अब थर्ड चीज़ जो है वो है आपकी होटल बुकिंग। ठीक है, अब जिस टाइम पे मैं अपनी बुकिंग कर रहा था उन दिनों जो है जो वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट है वो कुछ होटल्स को बंद कर रही थी। अब उसकी रीज़न मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। कुछ लोग बता रहे थे कुछ टैक्सेस का इशू है, कुछ लोग बता रहे थे कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू है, लेकिन कुछ होटल्स जो हैं वो बंद कर रहे थे। तो मैं ऑनलाइन बुकिंग की तरफ जा रहा था, लेकिन जब मुझे ये चीज़ों का पता चला
तो फिर मैं ऑनलाइन बुकिंग की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसमें मैंने देखा था कुछ होटल्स जो बंद हो चुके थे वो स्टिल ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर, जैसे कि booking.com है, आप वहाँ पे या अगोडा के ऊपर आपको वो लिस्ट डाउन हो रहे थे। अगर आप वहाँ पे बुकिंग करवा लेते, आप पेमेंट कर देते, ठीक है, तो आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाने थे। तो बुकिंग्स के लिए अगर तो आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो फिर आप 5 स्टार होटल्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। 5 स्टार होटल्स जो हैं वो डायरेक्टली आपकी ऑनलाइन बुकिंग ले लेते हैं, और वहाँ पे जब आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो उसका ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आपने पेमेंट कर दी आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, बिकॉज 5 स्टार होटल्स जहाँ जितने भी हैं वहाँ पे मक्का में या मदीना में उनकी एक रेपुटेशन है, ठीक है। उसमें काफ़ी फेमस वहाँ पे होटल्स हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग की तरफ नहीं जाते तो आप यूट्यूब के ऊपर होटल्स वगैरह देख सकते हैं, हरम के पास कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं आपके बजट के अकॉर्डिंगली। तो जब अपनी ये रिसर्च एजेंट के पास करके जाएंगे ना, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आपने कौन से होटल्स आपको चाहिए, कौन से हरम के पास हैं, बजट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं, तो आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपके लिए एक्चुअली बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैंने भी जो है अपनी रिसर्च की थी और मुझे जो होटल्स पसंद आए, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे होटल्स। आपने ये नहीं है कि आपने एक होटल पसंद कर लिया और आप एजेंट के पास चले गए, आपने 5 से 6 होटल जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करने अपने बजट के अकॉर्डिंगली और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी होटल आप एजेंट को बताएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो उनके पैनल पे हो, क्योंकि हर एक एजेंट के पास जो शिरका होता है जिनके थ्रू वो अपना सारा ये प्रोसेस करवाते हैं उम्रा, वो डिफरेंट होता है और हर एक के पास डिफरेंट होटल्स की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो आप 3 स्टार होटल्स की तरफ भी जा सकते हैं, आप इकोनॉमी होटल्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप यूट्यूब के ऊपर अपनी रिसर्च करें। मैंने जो है वो सैफुल मस्जिद चूज़ किया था मक्का के लिए, और मदीना के लिए मुझे कोई अच्छा होटल, जितने मैंने चूज़ किए थे उनमें से मुझे कोई नहीं मिला था। तो वो फिर एजेंट के कहने पे जो भी होटल मुझे मिला था मैंने उसके ऊपर फिर एग्री किया था। तो मक्का का जो होटल था उसका मैंने रिव्यू और उसका डिस्टेंस जो है हरम तक, वो उनकी मैंने दोनों वीडियोस बनाई हुई, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो उसके अलावा जो मदीना का था वो मैं आपको आगे जाके फिर बताता हूँ कि मदीना का मेरा जो है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा होटल का। तो ये होगी हमारे पास होटल बुकिंग्स, ठीक है। अगर आपको कुछ होटल्स की समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप अपना बजट बता सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं और एजेंट को, वो एजेंट जो है आपको उसके अकॉर्डिंगली आपके होटल्स आपको बता देगा। तो अब तक हम 3 चीज़ें जो हैं वो उम्रा के लिए कर चुके हैं। 4 चीज़ जो है वो आपकी है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने लेनी है या नहीं लेनी। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेंगे तो आप लोगों को ग्रुप के साथ मूव करना होगा, ठीक है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं एजेंट्स के थ्रू, और आप चाहें तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जाके ख़ुद से भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आगे मज़ीद वीडियो में जाके बताऊंगा कि आप वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, सब कुछ ईज़िली हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट अगर आपने लेनी है तो आप एजेंट के थ्रू ले लेंगे, वो बुकिंग आपकी करवा देंगे बसेस के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे भी मूव करना होगा वो बस के थ्रू होगा। और ये होगी हमारी 4 चीज़ें। अब 5वीं चीज़ होगी हमारी ज़ियारत। ज़ियारत अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, आप एजेंट के थ्रू भी बुक करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको ख़ुद पे कॉन्फिडेंस है तो ट्रांसपोर्ट और जो आपकी ज़ियारत है, ठीक है, आप वो खुद करवा लें वहाँ पे जाके, किसी किस्म का आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो 5 चीज़ें जो हैं जो हमारी उम्रा के लिए थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपकी होटल की जो बुकिंग है, सही है, अगर आपने ऑनलाइन करवाई है तो वो आपने एजेंट को बताना होगा, क्योंकि एजेंट जो है वो आपको एक वाउचर इशू करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी डिटेल होती है, आपकी ट्रैवलिंग की डिटेल होती है। वैसे तो एयरपोर्ट पे जब मैंने गया था मेरा चेक नहीं किया था, लेकिन एहतियातन आपके पास वो वाउचर जो है वो होना चाहिए है। उसके ऊपर आपकी यहाँ से जो डिपार्चर डेट है और वहाँ से वापसी की डेट और आप किस होटल में ठहर रहे हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी डिटेल उसके अंदर एजेंट्स मेंशन कर देते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन होटल बुक किया है तो आप उनकी डिटेल जो अपने एजेंट को बता देंगे, वो आपको वाउचर में मेंशन कर देंगे, ठीक है। वाउचर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके ये सारी जब चीज़ें हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, आपने इनका सेट बना लेना, आपकी फ़्लाइट की डिटेल, ठीक है, आपकी वीज़ा, आपके पासपोर्ट की कॉपीज़, आपके जो वाउचर है, इन चीज़ों की कॉपीज़ आपने 3 से 4 कॉपीज़ आप करवा लें। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, हर फैमिली मेम्बर को 2 से 3 कॉपीज़ दे दें, ठीक है, ताकि कहीं पे कोई आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने की ज़रूरत पड़ती है या किसी फैमिली मेम्बर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो कोई किसी किस्म का आपको कोई मसला ना आए। तो देखा आपने कितना आसान था, अगर आप ख़ुद से भी उम्रा बुकिंग वगैरह करते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी ये सारी बुकिंग्स वगैरह हो गई। यहाँ पर प्रिपरेशन में आपने क्या करना है, ठीक है, अगर आप एमिरेट्स के थ्रू बुक करवाएंगे तो आपको 30 kg जो है वो इकॉनमी क्लास में आपका बैगेज बुक होता है और 7 kg जो है वो आपका हैंड कैरी होता है, ठीक है। और अगर आप सऊदी एयरलाइंस के थ्रू जाते हैं तो आई थिंक वहाँ पे 25 kg है या 20 kg, मुझे कंफर्म नहीं, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और हैंड कैरी जो है वो उसके अलावा होता है।
सही है। अच्छा, अब आपने जब वहाँ पे जाना है तो आपने क्या करना, कोशिश करें सामान कम से कम लेके जाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आप अपनी मेडिसिन्स यहाँ से ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मेरी वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई थी और मेरे पास उससे रिलेटिव मेडिसिन्स नहीं थी, तो मुझे जब वहाँ से फार्मेसी से मेडिसिन्स लेनी पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी भी मेडिसिन्स हो सकती हैं आप वो यहाँ से लेके चले जाएं। अगर बच भी जाएंगी तो कोई इशू नहीं है। और साथ पे एहतियाती तौर पे आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन होगी, प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, या जो आपका बिल है वो आप उसके साथ ज़रूर रख लीजिएगा। वैसे एहतियातन आपने ये रखना है, वैसे चेक तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आपका वहाँ पे स्कैनिंग में चेक होता है तो आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये स्कैनिंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में होती है, जद्दा या मदीना के ऊपर स्कैनिंग नहीं होती। वहाँ पे आपका डायरेक्टली चेक इन होता है और इमिग्रेशन होती है। आपका जो बैगेज है ना वो वहाँ पे चेक नहीं होता, वो आपका पाकिस्तान में ही होता है जब आप जा रहे हो या वापस आ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन को भी एड्रेस करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना उम्रा जो है वो आपने करना है और उसके साथ आप दुबई भी विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने फ़्लाई दुबई या एमिरेट्स के थ्रू अगर आप फ़्लाइट बुक करवाएंगे यहाँ से जिस भी पाकिस्तान की सिटी से आप जा रहे हैं, जद्दा के लिए या मदीना के लिए, ठीक है, तो वो वाया दुबई होगी, ठीक है। तो वाया दुबई होगी, तो अगर आपका स्टे जो है वहाँ पे दुबई के अंदर जो आपकी कनेक्शन टाइम होता है, ठीक है, अगर तो वो 24 आवर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट वीज़ा आपको उससे पहले यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। वो ये है कि आपने अपनी बुकिंग करवा ली, आपका लेट से आपने दुबई के लिए अगर आपने करवाना है, ठीक है, मैक्सिमम 4 डेज़ का आपका ट्रांजिट वीज़ा होता है। तो जो आपका चेक इन टाइम होता है दुबई में, वो उस टाइम से लेके जो 4th डे बनता है, मतलब उस टाइम से लेकर आपका जो डे है ना काउंट होगा, तो वो 4th डे तक आप वो वीज़ा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जो है ना 6 से 7 घंटे पहले वहाँ से फ़्लाई कर जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने जो अपनी फ़्लाइट बुक करवाई है, वैसे तो मैंने जो देखी थी एमिरेट्स की बुकिंग होती है या फ़्लाई दुबई की होती है, उसमें इतना ज़्यादा कनेक्शन टाइम नहीं होता, मैक्सिमम 10 घंटे का था या 12 घंटे का था, ठीक है। तो आप ये करवा सकते हैं, मल्टी सिटी बुकिंग करवा सकते हैं, मतलब पाकिस्तान की किसी भी सिटी से आप दुबई और दुबई से फिर जद्दा। तो अब आपने ट्रांजिट वीज़ा जो आपने लेना है आप खुद भी ले सकते हैं, आप एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं। तो बुकिंग जब आपने करवा ली है तो आप उम्रा जब जा रहे हैं उम्रा के लिए, तब आपने ये ट्रांजिट वीज़ा लेना या वापसी भी लेना। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप जाते हुए ट्रांजिट वीज़ा लें। उसमें ये होता है कि आपके पास ज़्यादा सामान नहीं होता, सारी बात है। फिर वहाँ से जब उम्रा करके आ रहे होते हैं तो हमारे पास खजूरें भी होती हैं, जमजम भी होता है और बाकी भी सामान होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो बेहतर यही है कि आप जब यहाँ से जा रहे हैं तब आप वो ट्रांजिट वीज़ा लें। तो जब आपने फ़्लाइट बुक करवा ली है ना, तो अब आप वहाँ पे जाएंगे एमिरेट्स की वेबसाइट पे या फ़्लाई दुबई की वेबसाइट पे, वहाँ पे ऑप्शन आता है आप अपनी डिपार्चर डेट से 30 डेज़ पहले ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा की फ़ीस होती है, मिनिमल फ़ीस है, विजिट वीज़ा से कम है, वो आप ऑनलाइन पे करेंगे, ठीक है। और उनकी जो भी एमिरेट्स की थर्ड पार्टी एजेंसी है वो आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवा देगी। अगर वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा तो आपकी जो भी पेमेंट है वो आपको वापस रिवर्स हो जाएगी। कोशिश करें कि आप अपनी पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। तो ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपको आपकी कंफर्म बुकिंग चाहिए होगी, ठीक है। रिटर्न के साथ आपके उम्र का वीज़ा उसमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्चा है आपके साथ जो जा रहा है तो उसका CNIC चाहिए होगा, तो वो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। 18 साल से पहले भी बच्चों का CNIC बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये चाहिए होती हैं दुबई के ट्रांजिट वीज़ा के लिए। तो इस तरह से आप दुबई विज़िट कर सकते हैं उम्रा के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरा मक्का में जो होटल का एक्सपीरियंस था वो कैसा गुजरा, और जब आप लोग होटल में जाएंगे तो किन किन चीज़ों का सामना जो आप लोगों को करना पड़ सकता है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरी पाकिस्तान से डायरेक्ट जद्दा की फ़्लाइट थी, ठीक है। दुबई में 3 घंटे का स्टे था, तो मैंने एहराम जो है वो दुबई में ही बांध लिया था और नियत भी वहीं पे कर ली थी, ठीक है। जद्दा हम लैंड किए थे और फिर हमने डायरेक्ट वहाँ से टैक्सी बुक करवाई और फिर होटल गए और वहाँ से फिर जो है हम उम्रा करने के लिए गए। तो होटल जैसे मैंने बताया सैफुल मस्जिद होटल था, ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, ठीक है। किसी किस्म की मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी अक्सर जब भी आप वहाँ पे होटल्स में जाते हैं ना तो आपको सफाई का इशू होता है, तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो लोग किस तरह से चलते हैं। बेसिकली 3 स्टार होटल्स का बता रहा हूँ। उनका ये होता है कि वो 3rd या 4th डे ऑफ योर स्टे उस पर आपका कमरे की वो सर्विस वगैरह करते हैं, रूम सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेली आपको रूम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसके लिए आपको उनका जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उनको आपको बताना पड़ेगा कि आज मेरा 3rd डे हो गया या उनका 4th डे, या जो भी हर होटल का अपना होता है, नहीं
ठीक है। जैसे कि अगर वो थर्ड डे के ऊपर करते हैं तो आप उनको जाके बताएंगे मेरा आज थर्ड डे है, आज मेरी रूम सर्विस बनती है, तो वो आपको रूम सर्विस दे देंगे। उसके अलावा अब आपको मैं बताता चलता हूँ कि जो मदीना का मेरा होटल का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा था। एजेंट ने मुझे जो बुकिंग बताई थी यहाँ पे, जब मैं वहाँ पे मदीना में पहुँचा तो मुझे जो वहाँ का एजेंट था वो भी पाकिस्तानी था, लेकिन एक तो उसने सही से मेरे साथ बिहेव नहीं किया, मैं विद फैमिली था, उसने सही से बिहेव नहीं किया और उसने मुझे वो होटल नहीं दिया, ठीक है। उसने कहा कि आपकी आज जो है ना यहाँ पे बुकिंग नहीं है, मैं आपको कल यहाँ पे बुकिंग करवा दूंगा, अभी आपको किसी और होटल में जाना पड़ेगा, ठीक है। वो वहाँ से वैसे तो 5 to 10 मिनट्स की वॉक के ऊपर था, लेकिन अब मेरे पास सामान था और मैं मक्का से मतलब अब ट्रैवल करके आया हूँ, थकावट भी हुई है, तो और ऊपर से वो सही तरीके से बात भी नहीं करता। फिर जब मैंने अपने एजेंट से बात की तो उसने कहा भाई हमने तो बताया हुआ था इनको आपकी बुकिंग होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इशू जो मैंने देखा क्या था कि जो वहाँ पे मदीना वाला एजेंट था होटल का, उन्होंने मुझे बताया कि जो बुकिंग होती है ना वो वीकली अपना वो लेजर प्रिपेयर करते हैं, उसमें उनको पता था कि मैंने किस दिन आना है, उन्होंने मेरी बुकिंग वहाँ पे रखी ही नहीं थी और उन्होंने वो चीज़ पाकिस्तानी एजेंट को कम्युनिकेट नहीं की। तो वहाँ पे अब एक क्या चीज़ मेरे सामने आई कि जो वहाँ के जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं जो मदीना या मक्का में होते हैं, वो पूरी बात जो है ना वो पाकिस्तानी एजेंट्स को यहाँ पे नहीं बताते। तो मदीना का जो हमारा होटल था वो अर्जवान अल मदीना था और मैं आपको रिकमेंड करूँगा वहाँ पे कभी मत जाइए, आपको फ्री में भी वहाँ पे रहना पड़े तो प्लीज़ मत जाइएगा। तो वहाँ पे 2 पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, वहाँ पे सारी बुकिंग्स वगैरह मैनेज करते हैं, बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते आपके साथ, वहाँ का होटल का स्टाफ आपके साथ कॉपरेट नहीं करता, रूम बहुत गंदे हैं उनके, ठीक है, और फर्नीचर टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। प्लीज़ अर्जवान अल मदीना होटल में मत जाइएगा। वहाँ के जो एजेंट थे ना उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा रवैया रखा था, ठीक है। अब मेरी मजबूरी थी, मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है, तो अल्लाह पे छोड़ दिया। तो आप लोगों को मैं इसलिए मैंने पहले ख़बरदार कर दिया कि उस होटल में मत जाइएगा, ठीक है। अगर आपको एजेंट रिकमेंड कर रहा है फिर भी मत जाइए, क्योंकि मोस्टली जो है ना 3 स्टार कैटेगरीज़ में एजेंट अर्जवान अल मदीना होटल को ही रिकमेंड करते हैं मदीना के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों ने नहीं जाना। तो बाकी खाने पीने का जो है वो आपके पास जो भी आप होटल लेंगे आसपास आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, ठीक है। मक्का में अगर आप देखें तो अल हिजरा रोड है हमारे पास और इब्राहिम खलील रोड है, दोनों साथ साथ हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पे आपको अच्छे पाकिस्तानी होटल जो हैं वो मिल जाएंगे। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप देख सकते हैं कि मैंने जिन जिन होटल से मक्का में खाना खाया था वो कौन से थे, मैं पूरा रिव्यू दिया है, वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि सऊदी अरेबिया ट्रैवल सीरीज़ जो है वो आप लाजमी देखिएगा, आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो उम्रा प्लानिंग कर रहे हैं, उम्रा पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अगर आपने नहीं ली हुई तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं। देखें, फैमिली के साथ है ना अगर आप, तो फिर बस के साथ ट्रैवल करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब बस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं ना तो एजेंट ने आपको ग्रुप के साथ मूव करना है, और ग्रुप के साथ जब आप मूव करना होता है ना, बस चलती है वहाँ से 9 से 10 बजे, लेकिन होटल से वो आपको निकाल देते हैं सुबह फजर के बाद। तो आपको 5 से 6 घंटे होटल की लॉबी में या बाहर बैठना पड़ेगा और ज़लील ख्वार होना पड़ेगा। मैंने अक्सर होटल्स के सामने वहाँ पे जितने भी ज़वार कराम थे उन सबको ख्वार होते हुए देखा है, बेचारे, उसमें बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो होटल के बाहर बैठे होते हैं और अपनी बसेस का वेट कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने प्रेफर किया था और मैंने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफरेंस दी, और वो भी मैंने वहाँ पे जाके ख़ुद से ही बुकिंग करवाई। तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी पाकिस्तानी मिल जाता है, ठीक है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करें। वहाँ पे एक्चुअली हर तबके का ना वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पाकिस्तानियों का वहाँ पे टैक्सी ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी पाकिस्तानी वहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी बाहर, ठीक है। आप उनसे उनका नंबर लेंगे और जब भी आपको कहीं पे जाना होगा वो उस ग्रुप के अंदर वो मैसेज कर देते हैं, जो भी रेलेवेंट बंदा होता है वो फिर आपसे कनेक्ट कर लेता है, आप और वो आपको टैक्सी मिल जाती है। तो टैक्सी का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो मैंने जो है वो टैक्सी ही इस्तेमाल की थी, जद्दा से मक्का के लिए, मक्का से मदीना के लिए, और फिर मदीना से वापस जद्दा के लिए। तो उसमें यह है कि आप ट्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पहले ट्रेन का इरादा था कि मैं ट्रेन को इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ट्रेन के जो फेयर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए थे। मैं दिसंबर में गया था और जाने से पहले जो फेयर्स थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद विद इन अ वीक जो उन्होंने फेयर्स थे वो 50% बढ़ा दिए। तो ट्रेन जो है ना वो बिल्कुल भी वारे में नहीं थी, उससे बेहतर ये था कि हम टैक्सी अवेल करते हैं, ठीक है। तो मैंने टैक्सी इस्तेमाल की जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना और मदीना से वापस जद्दा। जद्दा से मक्का के लिए मैंने 100 रियाल पे किए थे, मक्का से मदीना के लिए 350 रियाल दिए थे। आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। तो आप बारगेन कर सकते हैं, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। 300 से लेकर 350 रियाल जो है वो सेडान गाड़ी की जो डिग्गी वाली होती है उनके वो लोग चार्ज करते हैं। तो मक्का से मदीना के लिए मैंने 350 पे किया था, इसी तरह मदीना से जद्दा के लिए भी मैंने 350 रियाल ही पे किया था, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाते हैं ज़ियारात की तरफ। तो मक्का की जो ज़ियारात थी उसके ऊपर भी व्लॉग बनाया, उसकी भी वीडियो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो वो मैंने टैक्सी पे की थी, लेकिन टैक्सी पे मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जो मदीना की ज़ियारत थी वो मैंने बस पे की थी और वो वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। मक्का की ज़ियारत वो मैंने टैक्सी पे की थी, उसके आई थिंक उसने मेरे से 100 रियाल या 120 रियाल जो है वो उसने लिए थे,
और 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी ज़ियारत जो है वो कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उसमें यह है कि मोस्टली जगहों पे उसने नहीं रोका था, तो बेहतर यही था कि बस पे चला जाता, क्योंकि बस भी आपको मोस्टली जगहों से गुजारती, कम जगहों पे रोकती है। तो मदीना की जो ज़ियारत थी वो मैंने बस पे की थी, ठीक है। उसमें दो दिन की ज़ियारत थी। एक दिन हमने बदर की ज़ियारत की थी और एक दिन जो है हमने मदीना की ज़ियारत की थी। जो बदर की ज़ियारत थी वो हमने उसका पे किया था 30 रियाल, ठीक है। तो आपको वो जो बसेस के इश्तिहारात हैं ना, वो आपको अक्सर होटल्स के बाहर लगे हुए मिल जाते हैं, तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। या आप किसी भी होटल में रिसेप्शन से जाके पूछेंगे तो उनके पास पम्फलेट्स पड़े होते हैं, वो आपको दे देंगे, वहाँ से आप नंबर लें और वो आप बुकिंग अपनी करवा लें। जो बदर की ज़ियारत थी उनका जैसे कि मैंने बताया 30 रियाल था, 20 से 30 रियाल के करीब ले लेते हैं। और मदीना की ज़ियारत थी वो 10 रियाल जो है वो पर सवारी जो है वो लेते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उनका भी मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, उनको भी जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं आखिरी चीज़ की तरफ। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि यार थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आखिरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। आखिरी चीज़ जो है हमारी वहाँ पे खजूरें हैं, वहाँ पे हमारे जमज़म है। तो खजूरें जो हैं वो मदीना से लें, मतलब अपने आखिरी दिनों में आपने लेना है, 2-3 दिन पहले जाने से पहले आप खजूरें ले लें ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। तो खजूरें आप ले लें वहाँ से। मदीना में आप डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पे जाके विज़िट करके ले सकते हैं। तो मदीना में डिफरेंट बाग वगैरह भी हैं, वहाँ पे भी स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूर आपको यह कहूँगा कि मार्केट आपने ज़रूर विज़िट कर लेनी है और क्वालिटी वगैरह आपने देख लेनी है और बारगेनिंग ज़रूर करनी है। बारगेन करेंगे तो आपको रेट जो है वो मुनासिब मिल जाएगा। खजूरें वगैरह लेके 2-3 दिन पहले उनको अच्छे से पैक करें। तो जमज़म जो है वो आप एयरपोर्ट से लेंगे, ठीक है। अगर आप जद्दा से जा रहे हैं तो जद्दा में एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर जो है वो स्टॉल लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे। मैंने जो है 12.5 रियाल की ली थी, पहले 8 रियाल थी और अब जो है इन्होंने प्राइस जो है वो बढ़ा के 12.5 रियाल कर दी है, ठीक है। तो आपके पास अगर एक पासपोर्ट है आपको एक बॉटल मिल जाएगी, आपने अपने पासपोर्ट शो करना है। अगर आपके पास 3 पासपोर्ट्स हैं, 4 पासपोर्ट्स हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप उनको शो करेंगे, वो आपको उतने जमज़म की वो स्लिप्स दे देंगे, रिसिप्ट्स दे देंगे और वो फिर आपने वहाँ से ले लेनी है। तो जमज़म का पानी है, ठीक है, ये आपके बैगेज के वेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अगर आपका 30 kg बैगेज है तो ये जो जमज़म 5 लीटर है ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, ये सेपरेट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो एमिरेट्स पे आप जैसे अगर जा रहे हैं तो 30 kg आपका बैगेज है, ठीक है। वो 30 kg आप वेट्स के लिए साथ लेकर जाएँ ताकि आप लोगों को वेट का आइडिया हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी स्टिल अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ या मेरे जहन में अभी कोई चीज़ नहीं आ रही, तो आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊँ, अपना एक्सपीरियंस जो है वो डिटेल में शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो। तो वीडियो को आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ेदार सी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। मैं अपने चैनल पे मोस्टली ट्रैवल वीडियोस और फूड रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड करता हूं, तो आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, तो जल्दी से जाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे जिस वक्त इजाज़त दीजिए, ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।